आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 नंबर पर लिखा हुआ है कि राइट डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम ये हेडिंग देंगे कंट्रीब्यूट ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। सबसे पहले आपने ये हेडिंग देनी है, उसके बाद लिखना है द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल in the development of biological science. The began experiments and observations from the first century of Hijrah. Following are the some details about the important Muslim scientists who made significant contribution toward the development of biology. बाद हमारे पास दूसरी हेडिंग आएगी फर्स्ट पर जो ये लिखे हुआ है जाबिर बिन हयान, और उसके बाद ये आगे आपने जो लिखा हुआ है 722 ये आपने पूरे आगे लिख के उसके बाद लिखना है कि उसके बाद हमने लिखना है कि ही वॉज बोर्न इन ईरान। He worked in the field of chemistry, but he also wrote a number of books on plants and animals. Al-Nabatat and Al-Haywan are his two famous books on plants and animals respectively. उसके बाद हमारे पास आएगी दूसरी हेडिंग जो कि है अब्दुल मलिक आसमाई। उसके बाद आगे आप जो डेट लिखी हुई है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने हेडिंग कहाँ से शुरू करनी है, ही वॉज ग्रेट जूलॉजिस्ट एंड रोट मेनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल खील ऑन हॉर्स, अल इब्ल ऑन कैमल्स, अल शात ऑन शिप्स, अल वहूश on wild animals and खलकुल इंसान on the different parts of human body and their functions. उसके बाद जो आप तीसरे साइंटिस्ट हो गए, थर्ड नंबर पर जो साइंटिस्ट हैं वो है बू अली सीना। इनकी हेडिंग डाली, उसके बाद आगे आपने ये लिख दिया डेट जो उसके बाद आपने हेडिंग शुरू करनी है ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ही इज कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट। He identified many diseases like tuberculosis, meningitis, and other such inflammations. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology, and music. He wrote books like Al-Qanun and Filtip al-Shifa. तो यहाँ कंट्रीब्यूशन से लेकर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट यहाँ से लेकर जवाब हमारा खत्म हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने रेड कलर की मार्किंग की है वहां तक खत्म होगा, और जहां से मैंने ये रेड मार्किंग स्टार्ट की है यहाँ से शुरू होके यहाँ पे रेड मार्किंग तक आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अब मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा कि आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे कि बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस। देखें कि मैंने रेड कलर का मार्क कहाँ से लगाया हुआ है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये आपने हेडिंग डाल के उसके बाद आपने ये पूरी लाइन लिख ली जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है अदर साइंसेस तक। उसके बाद आपने कहाँ से लिखना शुरू करना है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद के हमने शुरू करना है यहाँ से, जहाँ ये मैंने रेड डॉट डाला है ना बायोलॉजी, यहाँ से आपने शुरू करना है। उसके बाद आपने लिखना है कि बायोलॉजी इज कंसिडर्ड as interdisciplinary science which is related with other sciences. Some of these are mentioned below. तो पहले मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक रेड जो मैंने निशान लगाया हुआ है उसके हिसाब से लिखना है। उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, उसके बाद मैं अब आपको आगे बताती हूँ। तो इसके बाद आपने हेडिंग डालनी है बायोफिजिक्स। उसके बाद आपने लिखना है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच laws and techniques of physics are
अप्लाई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। आपने बायोफिजिक्स की सबसे पहले ये हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इस रेड डॉट तक लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि ये जो लिखा हुआ है ना कि द रेडियो फिजिक्स, आपने द की जगह लिखना है इन रेडियो फिजिक्स ब्रांच, और यहाँ पर वेयर लिखा हुआ है, वेयर आपने कट कर देना, यानी कि वेयर आपने नहीं लिखना। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि radioactive isotopes are used to trace the translocation of different material within the organism। जो मैंने आपको पहली लाइन बताई थी जो कि यहाँ लाइफ तक खत्म हो रही थी, वो हो गई बायोफिजिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद आपने ये जो दा, जहाँ मैंने आपको बताया एन से शुरू करने, वहां से लेके विद इन द ऑर्गेनिजम्स जो कि है यहाँ तक बन जाएगा एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आगे से मैं अब आपको बताती हूँ। उसके बाद ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये रेडियो लेबलिंग, रेडियो लेबलिंग से हमारे पास बनेगा पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक हो गया। अब आप लिखोगे कि रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils। तो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपने कहा क्या, मैंने आपको बताया कि पहले आपने बायोफिजिक्स की हेडिंग बना ली, उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको कहाँ बताया था खत्म हुआ। अब सेकंड पॉइंट यहाँ फॉसिल्स तक खत्म हो गया। अब थर्ड पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, तो जो थर्ड पॉइंट है ना आपका, वो शुरू हो रहा है यहाँ यूसेस से लेकर और ख़त्म हो रहा है यहाँ पे ये जो बायोलॉजी लिखे ना यहाँ तक। अब मैं ये भी आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि यूसेस ऑफ साउंड वेव एज अल्ट्रासाउंड एंड लेजर टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी। तो ये आपका जो अभी बायोफिजिक्स की ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। पहले आपने डेफिनेशन लिख ली और उसके बाद आपने 3 पॉइंट्स बना के लिख लिए। तो इस तरह से आपने खूबसूरत से करके लिखना है, इस तरह से आपको, ताकि वाज़ेह एक खूबसूरत सा आंसर और एक पॉइंट बाय पॉइंट आंसर आपको बना के लिखना होगा। उसके बाद अब आपने दूसरा हमारे पास क्या आता है, बायो मैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री। तो बायोमेट्री की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जो कि है बायोमैथमेटिक्स बायोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। तो ये हो गया हमारी सेकंड हेडिंग, सेकंड क्वेश्चन की ये हो गई सेकंड हेडिंग। अब थर्ड हेडिंग हमारे पास होगी बायोकेमिस्ट्री, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और अभी मैं पढ़ती हूँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of molecules which form living organisms or cell and requires authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and functions of different molecules in the body of an organism। तो यहाँ पर तीसरी हेडिंग हमारे पास खत्म हो गई। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है बायोजियोग्राफी। It deals with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world। Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to environmental conditions। तो हमारी जो ये बायोजियोग्राफी वाली हेडिंग है वो यहाँ पे क्लोज हो गई। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है बायो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है बायो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपने लिखना है कि दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल मीट प्रोडक्शन एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड क्वेश्चन। आई होप सो कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया उस तरह से आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आपने लिखना है, किस तरह से हेडिंग देनी है और पूरी हेडिंग्स किस तरह से लिखनी है, और सब आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगी और या फिर मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। थर्ड और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन, वो है कि डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास स्टार्ट होता है पेज नंबर 8 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देंगे हेडिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लिखेंगे कि द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड
are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. These levels are as follows. यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद मैंने आपको हेडिंग पढ़ के दिखा दी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ये डायग्राम सामने बनी हुई है ना, ये एटम से लेके उसके बाद मॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये आपने पूरी डायग्राम बनानी है। उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है। फर्स्ट पे है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपने लिखना है कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम। उसके बाद जो ये आगे मैंने कट किए ये आपने कट कर देना है। उसके बाद आपने लिखना है कि each atom is made up of subatomic particles such as electrons, protons and neutrons. उसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ से क्या लिखना है कि इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स which are vital for life. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic elements of life. उसके बाद आपकी सेकंड हेडिंग शुरू हो जाएगी जो कि है molecular level of organization. उसके बाद हम लिखेंगे कि molecules are formed by the binding of atoms. These organic molecules of cells are called as biomolecules. These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecule and macromolecules. उसके बाद आप लिखेंगे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स वेयर एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. द यूनिट्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स. यहाँ तक ये आपकी दूसरी हेडिंग कंप्लीट हो गई। थर्ड हेडिंग हमारे पास क्या है कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द बायो molecules when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. Protoplasm is the combination of organic and specific inorganic substances. When protoplasm work in the form of a unit, this is called cell. Cell is the basic unit of living organism. When similar type of cell organized together in a group called tissues, the different type of tissue arranged in a particular manner to work together are called organs. Organs of different types work in a coordinated manner to perform a function is called organ system. When different organ system function is coordination is as a unit, they form a body or मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर आपकी थर्ड हेडिंग भी कंप्लीट हुई जाती है. अब फोर्थ हेडिंग हमारे पास है टेक्सोनोमिक लेवल. तो फोर्थ हेडिंग भी पढ़ के दिखा देती हूँ. तो ये स्टार्ट हो रही है देयर इज एन अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स morphologically similar living organisms which interbreed and produce fertile offspring. फोर्थ हेडिंग यहाँ कंप्लीट हो गई. उसके बाद हमारे पास आ गई फिफ्थ हेडिंग जो कि है पॉपुलेशन लेवल. All the members of a species living in a specific habitat are called population. A group of parrots living on tree is called parrot population. फिफ्थ हेडिंग भी कंप्लीट हो गई. सिक्स पे हमारे पास है कम्युनिटी लेवल. द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी. अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी. उसके बाद हमारे पास आती है सेवेंथ नंबर पर इकोलॉजिकल सिस्टम. कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन अ reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from environment and in return given out carbon dioxide. This interaction is called ecosystem or ecological system. नंबर पर और जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है बायोस्फीयर लेवल. The part of earth where life exists is called biosphere. It consists of different kinds of ecosystem. तो यहाँ पर जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया है. यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया है थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था. तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है या किसी चीज़ के भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो बना के जल्द ही अपलोड करूँगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखें.